सुजलाम सुफलाम मलयजशीतलाम सस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। हमसे तुमसे मिलकर बंधा देश सारा, देश सारा। धर्म मजहब में यूं ना इसको बांटो, साज संस्कृति से बंधा देश सारा, देश सारा। एक है हम सभी, एक ही राज है हमारा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कहां से आना हुआ साहब? प्रयागराज यूपी इलाहाबाद। प्रयागराज यूपी, इलाहाबाद। तीनों चीजें एक साथ ही हैं। बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया परिचय आपका प्रयागराज से। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और वो तमाम सारे लोग जो आज शो में मौजूद हैं उनसे बातचीत का सिलसिला भी जुड़ेगा और वो जो नए लोग शो में आज शरीक हैं उनसे भी बात होगी। मेहमानों का तारुफ कराना पहले जरूरी, तो मैं पहले मेहमानों का तारुफ करा देता हूं, परिचय करा देता हूं और फिर जो मुद्दे की बात है उसको लेकर आपके सामने हाजिर होता हूं। जो आज मेहमान हैं वो टीना करमबीर कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच डॉक्टर टीना। धनंजय गिरी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पवन शर्मा जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नीति शर्मा राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। आलोक वत्स जी कुछ देर में मौजूद रहेंगे। फजील अहमद साहब, डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। चुन झा जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। स्वाति जी थैंक यू सो मच, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो। कविता भी लिखती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अमित श्रीवास्तव जी थैंक यू सो मच और दया शंकर जी थैंक यू सो मच। और सबसे अंत में ऑटो वाले भैया नवल उपाध्याय जी। एक सांस में बोलना पड़ता है, कभी कभी थक जाता हूं मैं जी। ले लीजिए, बहुत जरूरी है, इसी के लिए शो करता हूं मैं रोज। ये आपके लिए आए हैं आज प्रतीक जी। हम कहां से आ गए? मेरठ से हैं। 3-4 हजार किलोमीटर दूर से आए हमसे मिलने। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। कोई कहीं, हाँ जी मजाक उड़ाते 3-4 मेरठ यहाँ 3-4 किलोमीटर है। क्या करते हैं फिर से बोलो? मैं तो आप मजाक उड़ाते हो, मेरठ 3-4 किलोमीटर 100-150 किलोमीटर है। बहुत ज्यादा है। सबसे ज्यादा है? हाँ, 3-4 हजार किलोमीटर नहीं है? नहीं नहीं नहीं। मजाक नहीं उड़ाते मैं, मेरी क्या मजाल। मैं समझ गया साहब, 80 किलोमीटर से आए हैं। मेरी क्या मजाल जो मैं किसी का मजाक उड़ाऊं। आपकी आप हैं तो मेरा वजूद है, आप नहीं तो मेरा वजूद ही नहीं। आपकी वजह से मैं खड़ा होता हूं यहां पे और मैं मजाक उड़ाऊंगा भला? हो ही नहीं सकता। बस ये चीज है कि मैं राब्ता ऐसे ही जोड़ता हूं। मेरा तरीका यही है कि आदमी से बात करूंगा तो यूं ही करूंगा। मुझे मालूम है कहीं से खिजाया हुआ, डांटा हुआ, डपटा हुआ मेरे पास आएगा और अगर हम उससे ये ना पूछ पाए कि भैया सब ठीक है तो बेकार है फिर मेरे पास आना। फिर तो कहीं दुकान तो बहुत खुली है बाजार में, बाजार तो बिल्कुल कौन सा मोहब्बत का बाजार है और दुकान ही दुकान है वहां पे। कहीं जाओ, किसी के पास जाओ, लेकिन अगर मेरे पास आए हो। घूम के भी तो 4000 किलोमीटर से आपके पास आए हम। 100 किलोमीटर झारखंड से आया हूँ। हाँ हाँ, अरे बताइए, इतना बड़ा एहसान किए मेरे ऊपर आज। आई लव यू, थैंक यू सो मच। बहुत ज्यादा बातचीत नहीं, जो आपको कहना है वो मैं सुनूंगा। कहां से आना हुआ भैया? रायबरेली से, बैसवारा से हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत शुरू करते हैं। एक देश एक चुनाव होना चाहिए, उन्होंने कहा कि इसलिए कह रहा हूं, मैं आ रहा हूं सर, आ रहा हूं। एक देश एक चुनाव इसलिए क्योंकि जो 2019 में चुनाव हुए थे एक मोटे आंकड़े हैं,
आकलन है वो ये कि 60,000 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च हुआ। देश का जब पहला चुनाव हुआ 52 में तो खर्च हुए थे 11 करोड़ रुपए, और अब की से जो 2019 में हुआ तो उसमें खर्च हुए 60,000 करोड़ से ज्यादा, और 24 में चुनाव होने। और इस देश में पिछले 30 सालों में हर साल 2, 3, 4, 5 चुनाव होते रहते हैं। हालांकि मेरे लिए चुनाव ठीक है, जितना चुनाव होता है उतना मैं बाहर बाहर घूमता रहता हूं, और हमारी तो दुकान ठीक चलती है चुनाव में। लेकिन देश के लिए यह कितना फायदेमंद है यह जानना बेहद जरूरी है। क्या हमेशा हम चुनाव के मोड में रहें या चुनाव होता रहे? ऑफ कोर्स लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत चुनाव में है, इससे कोई दो राय नहीं। लेकिन इसी बीच केजरीवाल जी का एक बयान आया, और वो बयान बड़ा महत्वपूर्ण है जिसको कहा जाना बेहद जरूरी है। बोले 1 साल में 20 चुनाव होने चाहिए। कहने लगे 1 साल में 20 चुनाव होने चाहिए, क्योंकि 5 साल में एक बार चुनाव होता है, इसलिए वो जो सिलेंडर है वो तो 5,000 रुपए का हो जाएगा। मैं जानना चाहता हूं, आज कोई बहस नहीं, कोई मुद्दा नहीं, सब लोग अपने अपने घर जाओ, खाना पीना खाओ और आराम से बैठो। लेकिन मैं आज एक बात जानना चाहता हूं कि 1 साल में 20 चुनाव आप कह रहे हैं, किस लिए कह रहे हैं? कोई तो लॉजिक होगा ना आपका। चुनाव से सिलेंडर का क्या, ये लोग जानना चाहते हैं, बिल्कुल जानना चाहते हैं। ये आखिर, और IITian है, हमारे मुख्यमंत्री IITian है, तो जानना चाहते हैं कि आखिर 1 साल में 20 चुनाव क्यों? अरे रुको यार, मिसेस की बात नहीं हो रही, यहां बात हो रही है। हाँ, पढ़ी लिखी है, वो भी वही है, रेवेन्यू ऑफिसर हैं। ये बिल्कुल सही कर दिया तुमने, परिवार पढ़ा लिखा है। जी जनाब, कहां से आए? सर मैं दिल्ली से हूँ। क्या काम करते साहब? सर मैं प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हूँ। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, तो आजकल तो बड़ा बूम आया हुआ प्रॉपर्टी में, वो बड़ा जो GDP है ना, वो तो उसी को कह रहे हैं, उसी में जो एक फैक्टर है वो भी है। जी बोलिए। सर देखिए, आम आदमी पार्टी अभी नया जोश है, नया बच्चा है, तो बढ़ने के लिए, पैदा होने के लिए जोश तो चढ़ता ही है। तो ये चाहते हैं कि इनकी एक, अरे नया बच्चा है हुजूर आली, तो माही को थोड़ी ना धक्का दे देगा कि माही को धक्का मार देगा। सर ये जितने ज्यादा चुनाव होंगे उतना ज्यादा आम आदमी पार्टी का प्रचार और प्रसार होगा, क्योंकि ये सरकार काम कम करती है और फ्री रेवड़ी ज्यादा बांटती है। और सुप्रीम कोर्ट ने खुद लताड़ लगाई है आम आदमी पार्टी को कि 300 करोड़ का जो चुनाव प्रचार का जो हिसाब किताब है वो आम आदमी पार्टी आज तक नहीं दे पाई। जी हाँ, मैं आ रहा हूं, आपके पास भी आऊंगा। हाँ बोलो, मोबाइल खुद लगा, बोल रहे हो, दूसरे से बोले है कर रहे हो है? जी, आम आदमी पार्टी विल क्लैरिफाई आखिर ये कौन सी नीति है, कौन सी विकास की नीति है कि 1 साल में 20 चुनाव होने चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि आज देश को 1 नेशन 1 इलेक्शन की बजाय 1 नेशन 1 एजुकेशन, जो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गरीब से लेकर अमीर के सारे बच्चों को होगा कैसे? मैं बता रहा हूं आपको, गरीब से लेकर अमीर के हर बच्चे को अच्छी और मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए। 60,000 करोड़ रुपया खर्च करें गरीब के, या तो आप मुझे नहीं समझ रहे हैं और या हम ज्यादा समझ रहे हैं। 60,000 करोड़ रुपया खर्च कर दो और कह रहे हो गरीब के पास जो अंगोछा नहीं सॉल्व हो जाए, कैसे होगा? नाउ यू प्लीज एक्सप्लेन। देखिए, बिल्कुल अच्छी बात है। देखिए, जब चुनाव होते हैं 4.5 साल लोग देश को लूटते हैं और आखिरी के 6 महीने में आके सिलेंडर 200 रुपए कम कर देते हैं। बात तो मुद्दे की कही कि 4.5 साल लूटते हैं, तो फिर आपको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। काहे के लिए चुनाव लड़ रहे हो? और ये कहो कि ये गंदे हैं, हम ही अच्छे हैं, तो ये भी बड़ी गजब की बात है। लेकिन नो, लेट हिम कंप्लीट। मैं पूरी बात कर देता हूं। आपने 60,000 करोड़ की बात करी, अच्छी बात है, लेकिन मोदी जी ने कहा संसद के अंदर इन्होंने पूंजीपति मित्रों के 15 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए, तो 60,000 करोड़ ज्यादा हैं या 15 लाख करोड़ ज्यादा हैं? मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से कि आज देश को 1 इलेक्शन 1 एजुकेशन पॉलिसी की जरूरत है कि नहीं है, जिसमें हर बच्चे को अच्छी और मुफ्त शिक्षा मिले? आज देश को 1 नेशन 1 हेल्थ पॉलिसी की जरूरत है कि नहीं है, जिसमें गरीब से लेकर अमीर के हर परिवार को अच्छा और मुफ्त इलाज मिले? अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि देश को यह जरूरत है। प्रधानमंत्री ने 9 साल सरकार चलाने के बाद इनके पास कोई जवाब नहीं है। आनंद फानन में देखिए संसद का सत्र बुला लिया, मणिपुर पर इतनी हत्याएं हो रही थी, बलात्कार हो रहे थे, यह सत्र कहां चला गया था जब देश को पूंजीपति लूट के भाग रहे थे?
मैं इनका कोई किसी बात में कोई विरोध नहीं करूंगा। नहीं, रुकिए, मैं आ रहा हूं। मैं एक ही आदमी नहीं पूछेगा, मैं इन पे कोई सवाल नहीं पूछने वाला। मैं इनसे सिर्फ ये जानना चाहता हूं, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जिसमें बार बार ये कहा जा रहा है कि बच्चे बस्ते के बोझ की तरह दबे हुए हैं। साल में एक ही बार एग्जाम होता है 12वीं का, लेकिन इतना बोझ पड़ जाता है कि दिक्कत आ जाती है। उसमें कुछ चेंज हुए हैं, अभी शायद खबर पे गई नहीं ध्यान, लेकिन गया सरकार ने कहा कि नहीं, साल में अब 2 बार इम्तिहान होंगे बोर्ड के, और जो चाहे वो अच्छा वाला नंबर जिसमें 2 में 1 में जब से ज्यादा नंबर आ जाए वही रखे। ये एक पॉलिसी है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये कौन सा ऐसा विधान है, कौन सा ऐसा विकास पत्र है जिसमें एक चुनाव कराने के पीछे इतनी तर्क, क्योंकि वो मोदी जी के मुंह से निकल गया, इसलिए विरोध। जी, मैं आया। जी, ये कहते हैं सर कि मैं कट्टर देशभक्त हूं। आम आदमी पार्टी कट्टर देशभक्त है। क्या कोई देशभक्त ये चाहेगा कि देश के एक आदमी के ऊपर चुनाव का बोझ पड़े, मेरा देश और नीचे जाए? जो देशभक्त होता है, जो राष्ट्रभक्त होता है, वो यही ऐसा ही कदम उठाता है। वो इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए, इस देश को विश्व गुरु बनाने के लिए ऐसा ही कदम की जरूरत है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उठाए। ये देशभक्ति बात करते हैं। साल में 20 चुनाव कराते हैं, झूठ बोल। ये लोग, मैं फिर कहना चाहता हूं, ये सरदार भगत सिंह, कट्टर सरदार भगत सिंह के भक्त लोग हैं। इनसे आप पूछिए कि आप एजुकेशन की बात करते हो, 80% बच्चे इस बार दिल्ली में फेल हुए हैं। कौन सा एजुकेशन आपने दिया है? नहीं, गलत आंकड़ा मत दिया करो, गलत आंकड़े मत दिया करो। 80% फेल नहीं हुआ, रिजल्ट अच्छा रहा है। जी, मैं आया। केजरीवाल आप कह रहे हैं ना? भाई एक मिनट पहले देखिए सर, या तो मैं आपसे पूछ लूं तो झूठ बोल दिया। अच्छा, एक मिनट रुको। जो सबसे बदमाश बच्चा उसको मॉनिटर बना दिया जाता है, तो रुको एक मिनट, बोल लीजिए, आप बोल लीजिए, उसके बाद फिर, क्योंकि आप फिर भी नहीं बोलेंगे। बोल लीजिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने जो पैनलिस्ट लाए हैं वो बिल्कुल ही झूठे आंकड़े दे रहे हैं। 80% फेल कहां से हो गए? मैंने बोला ना, तुरंत चेक कर दिया जी। साहब, आपने ये कहा था कि IITian है, ये चोरी की डिग्री है केजरीवाल। नो, कैसी बात करते हैं आप? नहीं, गलत। अरे गलत, IIT का मतलब ही नहीं जानते आप। फिर IIT का मतलब नहीं जानते फिर आप। लो, गलत थी। तो फिर ये मत बोलिए IIT डिग्री सर चोरी। सर एक बात सुनिए, आप कुछ भी हो, झूठ बोलेंगे, गलत बोलेंगे, मेरे लिए शो नहीं है, दूसरी जगह जाइए। जी, देखिए, माहौल ऐसा बनाओ कि लोग जो है रिजल्ट भूल जाए। कर्नाटक का चुनाव जैसे ही कांग्रेस जीती और मोदी जी के यहाँ, मालूम है आपको, देश का सबसे ज्यादा महंगा चुनाव कोई था तो वो कर्नाटक का चुनाव था। उसका कोई आंकड़ा अगर किसी के पास हो तो मुझे दे, वरना मैं तो देता ही हूं आंकड़ा। देश का लोकसभा यानी 2019 के बाद अगर सबसे महंगा चुनाव कोई था तो कर्नाटक का चुनाव था। किसी के पास आंकड़ा हो तो लाके दे, नहीं तो गूगल करे, मुझे बताए। जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रचार में अगर उनको इतनी देश के बजट की, देश के पैसे की इतनी ज्यादा चिंता है, तो लगातार चुनाव प्रचार में सबसे ज्यादा खर्च भारतीय जनता पार्टी करती है। तो हम ये सवाल ये भी लगाइए उनके ऊपर प्रतिबंध, कहिए कि जब साल में एक ही चुनाव होगा तो आप कहेंगे कहाँ प्रचार करेंगे। तो वो तो विपक्ष को सुन कहाँ रहे हैं, विपक्ष को बुला कहाँ रहे हैं, विपक्ष की कहाँ सुन रहे हैं, आप मुझे बताइए। वो तो मतलब आपका मुद्दे से भेद नहीं है। देखिए, भेद है, क्यों नहीं है भेद? लगातार जो है, जब महंगाई का मुद्दा उठा रहे हैं, अडानी का महाघोटाला होता है, तो ये 1 नेशन 1 इलेक्शन की पॉलिसी लाते हैं। हम ये पूछते हैं कि क्यों नहीं करते 1 नेशन 1 इनकम, क्यों नहीं करते 1 नेशन 1 क्वालिटी एजुकेशन? क्वालिटी एजुकेशन की बात कब करेंगे? 9.5 साल हो गए देश के प्रधानमंत्री को सत्ता में काबिज होते हुए, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया। उनकी 0 रिपोर्ट कार्ड है उनका। इसीलिए हम लगातार ये कह रहे हैं कि वो जानबूझकर सिगुफा छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पास जी, एक मिनट रुको, मैं आ रहा हूं बाबूजी, आ रहा हूं। जी, बीजेपी एंड देन द डिबेट इज ओपन। राइट। आने वाली नस्लें तुम पे नाच करेगी हम असरों, जब उन्हें मालूम चलेगा कि तुमने नरेंद्र मोदी को देखा था। एक व्यक्ति ऐसा विजनरी जिसका एक ही नारा है कि पाई पाई से गरीब की भलाई, पाई पाई से। इतना बड़ा चुनाव का बोझ आने वाले लोग कहते हैं कि हम उस देश में रहते हैं, इस देश में चुनाव होते हैं और रोज होते हैं, अलग अलग चुनाव, कभी वार्ड पार्षद, कभी जिला का, कभी नगर का, कभी मुखिया का, कभी सरपंच का। लेकिन उसमें संविधान संशोधन करने पड़ेंगे आपको। सारे संशोधन होंगे और जरूरत पड़ने पर सब कॉन्सेंस से होगा, सबके तैयारी से होगा और देश का पैसा बचाया जाएगा। और अभी एक पार्टी 1 एजुकेशन 1 पॉलिसी की बात कर रही थी। क्या शिक्षा का मॉडल था? किधर से छलकती है जहां मैं गालिब, तू किताब उठा मैं जाम उठाता हूं।
एक के साथ एक फ्री, यही चला है शिक्षा मंत्री ने, जिसके लिए जेल में, जिस प्रदेश का शिक्षा मंत्री जेल में है, उसके मॉडल की बात करते हैं। INDIA का कांग्रेस का मंत्री कर्नाटक से आया, उसने कहा कि दिस इज वेस्ट, या हेल्थ का वेस्ट है और एजुकेशन भी वेस्ट है। ये है आम आदमी पार्टी का मॉडल। और जिस दिन से ये पार्टी बनी थी उस दिन से आज तक कोई चुनाव हुए हैं क्या? उसमें किसी पद के लिए कोई चुना गया है क्या? ये तो एक दुकान है, अरविंद केजरीवाल की दुकान। ना 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 ना, ये कैसे कह सकते हैं कि आप दुकान है? मुख्यमंत्री है, चुना हुआ है, वोट डाले गए हैं, उसके बाद चुन के आया है, तो दुकान तो नहीं है। दुकान तो नहीं है। दुकान शब्द तो मैं नहीं लूंगा आपका। दुकान शब्द का मुझे ऐतराज है, तो जो ऐतराज है वो मैंने कह दिया। दुकान तो नहीं लूंगा, बाकी हाँ तर्क आपके जो है वो मैं ले लूंगा। जी देखिए, चुनाव में ना अब जो है 63,000 करोड़ क्यों खर्च हो रहा है? गरीबों को बिरयानी खाने को मिलता है चुनाव में, इसके पहले कभी नहीं मिलता है। अच्छा, मैं अभी बोलूंगा, अभी आंकड़े में भी दूंगा। नंबर एक बात, चुनचुन झा जी हमारे सम्मानित भाई बैठे हैं। हाँ। इन्होंने कितनी अच्छी बात कही थी कि आपने इनको यहाँ सम्मान दिया। मैं भी बहुत सम्मान दे रहा हूँ। 1 नेशन 1 एजुकेशन, एक चिकित्सा और एक शिक्षा, इस पर क्यों नहीं बात करते? क्यों कमिश्नर का बेटा, चपरासी का बेटा जब एक स्कूल में पढ़ेगा तब रेस की लाइन बराबर होगी। आप क्यों नहीं बात करते? एक शिक्षा, आज 5-5 लाख रुपया एक दिन। मैं आज से ये बात की घोषणा करता हूं कि हमारे सारे बच्चे, हम सबके बच्चे, मतलब हम सबके बच्चों से मेरा मतलब है कि मेरे बच्चे नहीं, ना 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 ना, हमारे बच्चे खाए जाएंगे। मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं जाएगा। मेरा बच्चा पढ़ेगा एकदम देश के टॉप स्कूल पे। लेकिन हम जब भाषण देने आएंगे तो कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तुम ये मत खाया करो, वो मत खाया करो, और घर में बच्चों को, बाकी बच्चों को तो देंगे। जी बोलिए, वेरी क्विक। मैं अभी जो इन्होंने बोला कि सबके बच्चे पढ़ने चाहिए, एक पिटीशन आया था, मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, एक आदमी ने कहा कि भाई नेताओं के भी, अधिकारियों के भी बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, तो उसको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, उसकी ऐसी की तैसी कर दी गई। लगभग 8-10 साल पहले का ये केस है, मुझे मालूम है। हाँ, तो ये जो बता रहे हैं ना, और 1 नेशन 1 एजुकेशन बस ना हो, सबके लिए एक क्राइटेरिया भी तो तय करिए कि 30 नंबर वाला 95 नंबर पर भारी होगा। ठीक, मैं आया दूसरे में आ रहा हूं। दूसरा मुद्दा जो तेजी से चढ़ा और वो था सुदूर दक्षिण तमिलनाडु से, और बयान आया कि सनातन धर्म जो है वो कोरोना जैसा है, उसको खत्म कर देना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो कर रहे हैं, जो पालन कर रहे हैं वो लोग, जो गलत है उनको खत्म करिए, जो खराब है उसको खत्म करिए, कि जो सही है, जो नीति सही है उसी को खत्म कर देंगे आप। ये बयान है, 2 बयान है, बातचीत शुरू कर दो। वेट जी सर, ये आम आदमी पार्टी वाले कर रहे हैं 1 नेशन 1 एजुकेशन। आपके दिल्ली के कितने विधायक के बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं? पंजाब के कितने विधायक के जाते हैं स्कूल में? अरे आपके स्कूल का मॉडल की सच्चाई है कि आप अपने बच्चे को नहीं भेज सकते हो, यहाँ प्रवक्ताओं को भेजते हो, वो एजुकेशन पे बात करो। और एक इलेक्शन, एक साल में 20 चुनाव, एक चुनाव आचार संहिता 45 दिनों का। मैं एक मिनट अभी खोलूंगा पोल सर, फोन खोलूंगा। 45 दिन, एक आचार संहिता 45 दिन का, जिसको पूरा विकास कार्य रुक जाता आचार संहिता में, वो व्यक्ति जिसको विकास से मतलब ही नहीं है, वो तो चाहेगा 365 दिन चुनाव होता रहे, मेरा प्रचार होता रहे, क्योंकि विकास तो केजरीवाल को करना नहीं है, वो आचार संहिता के नाम पे खेल जाएगा। अभी कहता मोदी जी करने नहीं देते, उस समय कहेंगे चुनाव आयोग करने नहीं। एक चीज और बताते हैं, जब चुनाव का मूड बना रहता है, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट मेरी बात सुनिए आराम से। एक मिनट अमित, जब चुनाव का मूड बना रहता है और सरकार एकदम समझ जाती है कि अब 6 महीने रह गए चुनाव के, तो कहती है जल्दी जल्दी फीता काटना शुरू करो। कोई सरकार हो, जल्दी जल्दी फीता काटो। हम मोदी सरकार ऐसा नहीं चाहते। कहां से आना हुआ आपका? कानपुर, उत्तर प्रदेश। अच्छा, क्या नाम है आपका? तनु जी, तो जो कहना हो जल्दी कहिए। मोदी सरकार ऐसा कभी नहीं चाहती है कि 6 महीने पहले काम करे, वो 6 साल से काम कर रही है, आगे 6 साल तक मोदी सरकार ही आएगी, वो थी, वो है, वही रहेगी। जी बहन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच बहन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो फीता क्या करती है? जल्दी जल्दी काटती है,
और उसके बाद कोई मूल्यांकन नहीं, पुनर्मूल्यांकन नहीं, नीतियां कितनी सही कितनी जल्दी कहां कहां पहुंच गई। तो आप मूल्यांकन करिए कि एक देश एक चुनाव। लोगों ने कहा कि अगर अविश्वास प्रस्ताव आया तो सरकार गिर गई, टेक्निकल इशू है, तो अब क्या करेंगे? उन्होंने कहा कि जहां से सरकार गिरी उतने बची हुई अवधि का चुनाव करा लीजिए, लेकिन चुनाव देश में एक ही होना चाहिए। वेरी क्विक। देखिए 1967 तक एक ही चुनाव होता था और आज देश की मांग है, जिस तरीके से काम रुक जाता है, ये 45 दिन की बात कर रहे थे, 3 महीने तक कोई काम नहीं करना चालू करता है। आचार संहिता हो गया, आचार संहिता हो गया, सचल डाउन, नहीं तो कुछ और पैसा ज्यादा दे दीजिए तो हो जाएगा। दूसरी चीज, ये 60,000 65,000 करोड़ जो बर्बाद होता है हर कुछ दिन के बाद, ये बंद होना चाहिए। ये सर 60,000 करोड़ रुपए सिर्फ चुनाव में खर्च होते हैं, मशीनरी का बताया नहीं पैसा, वो 40, हाँ वो बताया नहीं पैसा। देश करा रहा है, ये देश रो रहा है, ये सारे कटौती खर्चे होने चाहिए और एक चुनाव होना चाहिए और 5 साल के बाद ही कोई दूसरा चुनाव होना चाहिए। दरअसल हो क्यों नहीं रही है, बात क्यों निकली? दरअसल मोदी जी ने यह बात कही तो मोदी जी के नाम पर इसका विरोध शुरू हो गया। देखिए मोदी जी क्या चाहते हैं, इस देश के अंदर चाइना की नीतियां लागू करना चाहते हैं और इस देश को चाइना बनाना। आप मत होने दीजिए। नहीं तो हम तो यही कह रहे हैं ना, किस तरीके से ये तानाशाह सरकार लगातार ये तानाशाह सरकार लगातार, देखिए नोटबंदी लागू कर दी, काले कृषि कानून लागू कर दिए और विपक्ष को पूछती तक नहीं है, ना राज्य स्तरीय क्या इसके ऊपर कोई कमेटी बनी बैठी जिसके अंदर जिन्होंने बातचीत की, कोई कवायद नहीं, कोई ना राष्ट्रीय स्तर पर ना राज्य स्तर पर। ये देश के प्रधानमंत्री, हम बार बार ये बात बोलते हैं, ये बात करनी चाहिए महंगाई के ऊपर। रोजगार कितना दिया उन्होंने लगातार किसानों की आय दुगनी करने की बात की थी, 2023 आ गई, 2022 का वादा किया था, उन्होंने कहा था जीडीपी कर देंगे हम, तो 7% तक कब रही जीडीपी। तो लगातार जो है मोदी सरकार झूठ बोलती आई और ये फिर से एक जुमला दे दिया है, क्योंकि अब इनको हार नजर आ रही है। इनको पता है कि अगले जो चुनाव आने वाले हैं उसमें इनकी हार होने वाली है, इसलिए हार होने वाली है, इसलिए नो 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 नो। हाजी मैडम को बताना चाहूंगा, मैडम आज से 9 साल पहले की आप बात कर रहे हैं, 9 साल पहले इंडिया का, भारत का, हमारे हिंदुस्तान का कहीं भी कोई वजूद नहीं था। और आज अगर 9 साल की बात कर रहे हैं, 1 मिनट, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। आज आप 9 साल में देखेंगे मोदी जी के आने के बाद से, योगी के आने के बाद से पूरे हिंदुस्तान का नाम जो है टॉप 5 में आता है, टॉप 5 में। और अब आप बात करें कांग्रेसी, 70 साल मैडम आप लोगों की सरकार ने राज किया है, 70 साल देश को नासूर बनके खाया है। आप देख लीजिए 9 साल की गवर्नमेंट ने पूरे वर्ल्ड को हिलाया है। मैं आया 1967 से पहले। एक मिनट रुको, आ रहे 1967 से पहले 1 इलेक्शन इस देश में होते थे, 1952, 1957, 1967, जो बहुत सक्सेसफुल रहे। ये देश, ये लोकतंत्र और ये पॉलिटिकल पार्टियां सिर्फ चुनाव लड़ने की मशीनें बन चुकी हैं। इस देश को समझने की आवश्यकता है कि कब ये सेवाएं देंगी, कब देश की सेवा करेंगी। और ये जो 1 इलेक्शन और 1 एजुकेशन की बात करते हैं, तो जनाब कैम्ब्रिज में किसके बच्चे पढ़ने जाते हैं, यूके और यूएसए में किसके बच्चे जाते हैं, यूसीसी का आप विरोध करते हो ना। 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए, 1 नेशन 1 लॉ होना चाहिए, यहाँ पे एनआरसी लागू होनी चाहिए। कितने रोहिंग्या मुसलमान, यहाँ पे उनका पर्दाफाश होगा, कितने नहीं, मुझे नहीं, जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनके आधार कार्ड और उनके वोटर बैंक से पता चलेगा कि कौन देश को खा रहे हैं। ये पर्दाफाश होगा कि कैसे राजनीति रोटियां सेकी जाती है इलेक्शनों में। ये सिर्फ प्रचार मंत्री है, इनको देश के विकास से कोई लेना देना। सही करिए, रोहिंग्या मुसलमान आज हिंदुस्तान में आ गए सर, उनका कोई वजूद नहीं है, कहां से आए नहीं। सारे मुसलमान ईरान से आए हैं, सारे मुसलमान आ रहे कहां से आए, भारत में कौन कहां से आया, तय कीजिए, डीएनए चेक कराइए सबका डीएनए के हिसाब से। जिसका डीएनए भारत के मूल निवासी से मिलेगा वो भारत में रहेगा, नहीं तो जो जहां से आया वहां जाएगा। मौलाना सबका एक ही निकलेगा, एक ही। और अब एक मिनट मैडम, जिन्होंने मानव शास्त्र पढ़ा है, एंथ्रोपोलॉजी पढ़ी है, या जो साइंस जानते हैं, या डीएनए को समझते हैं, या उस विज्ञान को जानते हैं, वो इस बात को मानते हैं और अच्छी तरह से समझते हैं कि ना तो तुम्हारे डीएनए में कोई फर्क निकलेगा ना मेरे में निकलेगा, वही निकलेगा। लेकिन हाँ, पूजा पद्धति अलग हुई और एहतराम करना चाहिए, सबको एहतराम करना चाहिए कि एक मिनट देखिए, मेरी बात सुनिए।
लेकिन अगर कोई इसलिए बदनाम करता है क्योंकि उसको वोट चाहिए और इसलिए विरोध करता है, इसलिए बदनाम करता है कि उसे वोट मिल जाएंगे खास जगह के, तो ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। आप सनातन धर्म को गाली दे देंगे और सोचेंगे कि आपको वोट मिल जाएगा, ये गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। इसकी निंदा होनी चाहिए। जी, सनातन धर्म को लेकर के अभी एक नेताजी ने कुछ भाषण दिए हैं स्टालिन के। तो मेरी बात सुनिए, सनातन धर्म का पूरे विश्व में डंका बज रहा है, इनकी औकात नहीं है खत्म कर पाए। जैसे ही औकात शब्द आया, मैंने कहा कि ना माइक हटा लो, ना जाने इसके बाद क्या आ जाएगा। तो वक्त छोड़ दे ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता है। का ऐलान किया है। साथ ही पुलिस अधिकारियों के जल्द से जल्द सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने का निर्देश भी पुलिस अधिकारियों को दिया गया है। इस केस के अंदर भी हमने एमएन दिनेश, इनकी देखरेख में एसआईटी घोषित कर दी गई है एसपी के रैंक ऑफिसर के साथ में, पूरी मॉनिटरिंग करें केस को। 11 लोग हिरासत में आ चुके हैं और मैं समझता हूँ कि जल्दी ही ये केस तफ्तीश होकर चालान पेश होगा, ये मेरा कहना है। नंबर 2, जो बच्ची के हाथ में जो कुछ हुआ है उसका मतलब बना रहे। मैंने उनकी माता जी से, पिताजी से बात करी है, बच्ची से बात करी है और मैंने उनको विश्वास दिलाया कि सरकार आपके हाथ में खड़ी है, अब न्याय मिलेगा। नंबर 1। नंबर 2, हम और उधर प्रतापगढ़ की घटना पर बीजेपी गहलोत सरकार पर हमलावर है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजस्थान सरकार पर निशाना साधा है। जेपी नड्डा ने कहा कि राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है। बेटियों का सम्मान राजस्थान आज किस बात के लिए जाना जाने लगा है? जिस तरीके से बलात्कार, अनाचार, अत्याचार, ये राजस्थान जो शांत प्रिय प्रदेश कहलाता था, संस्कृति की भूमि कहलाता है, जहां संस्कारों को हम जानते हैं, जहां पर सभी लोगों के रक्षा के लिए यह प्रदेश जाना जाता था, देश की रक्षा के लिए यह प्रदेश जाना जाता है, वहां आज बेटियों के साथ जिस तरीके का बलात्कार और उनका अपमान किया जा रहा है, यह अब राजस्थान सहने वाला नहीं। और उधर राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने भी पीड़िता से मुलाकात की। मुलाकात के बाद दिया कुमारी ने राजस्थान सरकार पर हमला बोला। राजस्थान में लगातार जितनी महिलाओं पे जितना दुष्कर्म बढ़ा है, बलात्कार की घटनाएं, उत्पीड़न की घटनाएं, मारपीट की घटनाएं, मर्डर की घटनाएं महिलाओं की जितनी बढ़ी हैं, इतनी घटनाएं कभी भी राजस्थान में, आप इतिहास देख लीजिए, किसी भी शासन में नहीं हुई जितनी इस कांग्रेस के राज में बढ़ी है। इजरायल के तेल अवीव से चौंका देने वाला एक मामला सामने आया। वहां कुछ शरणार्थी और सुरक्षा कर्मियों के बीच झड़प हो गई, जो इतनी ज्यादा बढ़ गई कि 100 से ज्यादा जवान घायल हो गए, जबकि कई शरणार्थियों को भी चोटें आई। जिसके बाद उन शरणार्थियों का गुस्सा भड़क गया और वहां हिंसा शुरू हो गई। आरोप है कि उन्होंने पुलिस वालों पर पत्थर फेंके। इजराइल के मीडिया के मुताबिक वहां हिंसा तब भड़की जब प्रदर्शन कर रहे उन शरणार्थियों को सुरक्षा कर्मियों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन उन शरणार्थियों ने इसका विरोध किया, जिसके बाद वहां बवाल शुरू हो गया और उन शरणार्थियों के पुलिस वालों से झड़प हो गई। बताया गया कि ये सभी शरणार्थी नागरिकता की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इस बीच इराक के बगदाद में एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। वहां तीर्थ यात्रियों को ले जा रही एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ।
और भीषण सड़क हादसे के बाद वहां चीख पुकार मच गई, जिसके बाद आसपास के लोगों ने आनन फानन में बस में सवार लोगों को बाहर निकालना शुरू किया और इलाज के लिए पास के अस्पताल में भिजवाया। इस बीच हादसे की सूचना पर रेस्क्यू टीम के साथ पुलिस भी वहां पहुंच गई और लोगों की मदद से घायलों को बस से बाहर निकाला। बगदाद इलाके में हुआ ये हादसा इतना भीषण था कि वो बस पूरी तरह से तहस नहस हो गई। बताया गया कि ये बस तीर्थयात्रियों को लेकर करबला जा रही थी। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत ने अंतरिक्ष में फिर इतिहास रच दिया। शनिवार को सोलर मिशन के लिए आदित्य L1 को लॉन्च किया गया, जिसे शनिवार की सुबह 11:50 पर PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की मदद से आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के इसरो सेंटर से रवाना किया गया। कुछ देर बाद इसरो ने ट्वीट कर जानकारी देते हुए कहा कि PSLV रॉकेट पर सवार आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट शनिवार को कामयाबी से अलग हो गया और अपने सटीक ऑर्बिट में स्थापित हो गया है। अब 125 दिनों के सफर के बाद आदित्य L1 पॉइंट पर पहुंचेगा और सूर्य से जुड़ी जानकारी जुटाएगा। चंद्रयान 3 को लेकर इसरो ने बड़ी जानकारी दी, जिसमें बताया गया कि प्रज्ञान रोवर ने अपना मिशन पूरा कर लिया है और रोवर ने शिव शक्ति लैंडिंग पॉइंट से 100 मीटर की दूरी तय की, जिसका इसरो ने लैंडर और रोवर के बीच की दूरी का ग्राफ भी शेयर किया और प्रज्ञान रोवर को चांद की सतह पर स्लीप मोड में पार कर दिया गया है। इसरो ने बताया कि इसमें लगे दोनों पेलोड को भी बंद कर दिया गया है और इन पेलोड से डेटा लैंडर के जरिए पृथ्वी तक पहुंचा दिया गया है। इसरो ने बताया कि रोवर की बैटरी पूरी तरह से चार्ज है और रोवर को ऐसी दिशा में रखा गया है कि 22 सितंबर 2023 को जब चांद पर अगला सूर्योदय होगा तो सूर्य का प्रकाश सौर पैनलों पर पड़े। इसरो ने उम्मीद जताई कि अब 22 सितंबर को रोवर फिर से काम करना शुरू करेगा। और उधर श्रीलंका के कैंडी में भारत और पाकिस्तान के मैच पर पानी फिर गया। भारी बारिश की वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच का मैच रद्द करना पड़ा और मैच रद्द होने की वजह से दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दे दिया गया, जिसके बाद 3 पॉइंट के साथ पाकिस्तान की टीम ने एशिया कप के सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर लिया। टॉस जीतकर भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 49 ओवरों में ईशान किशन ने 82 और हार्दिक पांड्या ने 87 रन की बदौलत 266 रन बनाए। पाकिस्तान के लिए शाहीन अफरीदी ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए, जबकि हरीस रऊफ ने 3 और नसीम शाह को भी 3 विकेट मिले। हालांकि भारी बारिश की वजह से पाकिस्तान की बल्लेबाजी नहीं आ पाई और मैच को रद्द कर दिया गया। महाराष्ट्र के जालना जिले में मराठा आरक्षण के लिए प्रदर्शन हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस के हुए लाठीचार्ज के विरोध में सकल मराठा समाज ने बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया और दादर प्लाजा के पास आंदोलन की चेतावनी दे दी, जबकि प्रदर्शनकारियों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में मराठा समुदाय के लोगों ने पानी की टंकी पर चढ़कर लाठीचार्ज का विरोध किया। मराठा आरक्षणाचा मुद्दा सध्या न्यायालयात आहे। न्यायालयामध्ये राज्य शासन पूर्ण तयारीने हा खटला लढवत आहे। शुक्रवार को मराठा आरक्षण हिंसक हो गया था। पुलिस ने लोगों को संभालने के लिए लाठीचार्ज किया था। पुलिस के लाठीचार्ज के बाद प्रदर्शनकारी भड़क गए थे। और दिल्ली के भजनपुरा में एक कंपनी के मैनेजर की हत्या के मामले में पुलिस ने 5वें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी माया गैंग का बताया गया, जिसकी पहचान अदनान उर्फ डॉन के रूप में हुई है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही थी। पुलिस ने आरोपी की मोटरसाइकिल भी जब्त की है। पिछले महीने 29 अगस्त को रात 10:30 बजे भजनपुरा इलाके में मैनेजर हरप्रीत की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 2 मोटरसाइकिल पर सवार 5 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया था। बदमाशों ने हरप्रीत और उसके रिश्तेदार पर गोली चलाई थी, जिसमें दोनों घायल हो गए थे, जबकि इलाज के दौरान हरप्रीत की मौत हो गई थी। स्पेन में हुई मूसलाधार बारिश ने वहां के कई इलाकों के लिए मुश्किलें बढ़ा दी। वहीं वेलेंसिया में तो आसमान से ऐसी आफत बरसी कि जमीन पर हाहाकार मच गया। तेज बारिश की वजह से पूरा का पूरा शहर पानी में डूब गया और बाढ़ ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। क्योंकि स्पेन के वेलेंसिया में जहां तक निगाह गई, सिवाय मटमैले पानी के कुछ नहीं नजर आया। पानी भी इतना कि कारें आधी डूब गई। वहां से जो वीडियो सामने आया, एक अनोखी खुशबू ब्लैकस्टोन अगरबत्ती। सनातन पर तमिलनाडु के सीएम स्टालिन के बेटे के बयान पर घमासान तेज। बीजेपी ने विपक्षी गठबंधन पर बोला हमला। इंडिया की बुनियादी सोच को बताया हिंदू विरोधी। सनातन पर उदयनिधि स्टालिन के बयान के विरोध में विपक्ष में भी आवाज। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कहा बयान से नहीं सहमत। प्रियंका चतुर्वेदी ने भी उठाए सवाल।
जम्मू के रियासी इलाके में सुरक्षा बल के साथ मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर, सुरक्षा बल ने आतंकियों को घेरा। मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी जख्मी। नमस्कार। आज को देखकर ऐसा लगा मानो शहर के बीच कोई डैम फूट पड़ा हो, जिसके बाद सड़कें तालाब में बदल गई। सैलाब का बहाव इतना तेज था कि इसकी जद में आने वाले पेड़ तिनके की तरह बह गए। वहीं बाढ़ के पानी की वजह से कई कारें अटक गई। बारिश की वजह से कई पेड़ सड़क पर टूटकर गिर गए, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि वहां बिगड़ते हालात के बाद राहत और बचाव दल एक्टिव हो गया, लेकिन बाढ़ ने पूरे के पूरे शहर को टापू में बदल दिया। और उधर इराक से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां के इरबिल इलाके में एक सड़क को बंद करने की वजह से लोगों को गुस्सा सरकार पर फूट पड़ा, जिसके बाद कई प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जब पुलिस वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। इन हालात में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए उन पर आंसू गैस के गोले दागे, लेकिन वो लोग तब भी वहां से तितर बितर होने को तैयार नहीं दिखे। इतना ही नहीं, सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने आगजनी शुरू कर दी और पुलिस पर पथराव भी किया, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग कर दी, जिसमें 2 लोग घायल हो गए, जिसके बाद लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीड़ित महिला से मुलाकात की। राजस्थान सरकार ने पीड़िता को सरकारी नौकरी और 10 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। साथ ही पुलिस अधिकारियों के जल्द से जल्द सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने का निर्देश भी पुलिस अधिकारियों को दिया गया है। इस केस के अंदर भी हमने एमएन दिनेश इनकी देखरेख में एसआईटी घोषित कर दी गई है एसपी के रैंक ऑफिसर के साथ में। पूरी मॉनिटरिंग करें केस को। 11 लोग हिरासत में आ चुके हैं और मैं समझता हूँ कि जल्दी ही ये केस तफ्तीश होकर चालान पेश होगा, ये मेरा कहना है। नंबर 2, जो बच्ची के हाथ में जो कुछ हुआ है उसका मतलब बना रहे। मैंने उनकी माता जी से पिताजी से बात करी है, बच्ची से बात करी है और मैंने उनको विश्वास दिलाया कि सरकार आपके हाथ में खड़ी है, अब न्याय मिलेगा। नंबर 1। नंबर 2, हम और उधर प्रतापगढ़ की घटना पर बीजेपी गहलोत सरकार पर हमलावर है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजस्थान सरकार पर निशाना साधा है। जेपी नड्डा ने कहा कि राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है। बेटियों का सम्मान राजस्थान आज किस बात के लिए जाना जाने लगा है? जिस तरीके से बलात्कार, अनाचार, अत्याचार, ये राजस्थान जो शांत प्रिय प्रदेश कहलाता था, संस्कृति की भूमि कहलाता है, जहां संस्कारों को हम जानते हैं, जहां पर सभी लोगों के रक्षा के लिए यह प्रदेश जाना जाता था, देश की रक्षा के लिए यह प्रदेश जाना जाता है, वहां आज बेटियों के साथ जिस तरीके का बलात्कार और उनका अपमान किया जा रहा है, यह अब राजस्थान सहने वाला नहीं। और उधर राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने भी पीड़िता से मुलाकात की। मुलाकात के बाद दिया कुमारी ने राजस्थान सरकार पर हमला बोला। राजस्थान में लगातार जितनी महिलाओं पे जितना दुष्कर्म बढ़ा है, बलात्कार की घटनाएं, उत्पीड़न की घटनाएं, मारपीट की घटनाएं, मर्डर की घटनाएं महिलाओं की जितनी बड़ी हैं, इतनी घटनाएं कभी भी राजस्थान में, आप इतिहास देख लीजिए, किसी भी शासन में नहीं हुई जितनी इस कांग्रेस के राज में बढ़ी है। इजरायल के तेल अवीव से चौंका देने वाला एक मामला सामने आया। वहां कुछ शरणार्थी और सुरक्षा कर्मियों के बीच झड़प हो गई, जो इतनी ज्यादा बढ़ गई कि 100 से ज्यादा जवान घायल हो गए, जबकि कई शरणार्थियों को भी चोटें आई, जिसके बाद उन शरणार्थियों का गुस्सा भड़क गया और वहां हिंसा शुरू हो गई। आरोप है कि उन्होंने पुलिस वालों पर पत्थर फेंके। इजराइल के मीडिया के मुताबिक वहां हिंसा तब भड़की जब प्रदर्शन कर रहे उन शरणार्थियों को सुरक्षा कर्मियों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन उन शरणार्थियों ने इसका विरोध किया, जिसके बाद वहां बवाल शुरू हो गया और उन शरणार्थियों के पुलिस वालों से झड़प हो गई। बताया गया कि ये सभी शरणार्थी नागरिकता की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे।
इस बीच इराक के बगदाद में एक भीषण सड़क हादसा हो गया जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए। वहां तीर्थ यात्रियों को ले जा रही एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। और भीषण सड़क हादसे के बाद वहां चीख पुकार मच गई, जिसके बाद आसपास के लोगों ने आनन फानन में बस में सवार लोगों को बाहर निकालना शुरू किया और इलाज के लिए पास के अस्पताल में भिजवाया। इस बीच हादसे की सूचना पर रेस्क्यू टीम के साथ पुलिस भी वहां पहुंच गई और लोगों की मदद से घायलों को बस से बाहर निकाला। बगदाद इलाके में हुआ ये हादसा इतना भीषण था कि वो बस पूरी तरह से तहस नहस हो गई। बताया गया कि ये बस तीर्थयात्रियों को लेकर करबला जा रही थी। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत ने अंतरिक्ष में फिर इतिहास रच दिया। शनिवार को सोलर मिशन के लिए आदित्य L1 को लॉन्च किया गया, जिसे शनिवार की सुबह 11:50 पर PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की मदद से आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के इसरो सेंटर से रवाना किया गया। कुछ देर बाद इसरो ने ट्वीट कर जानकारी देते हुए कहा कि PSLV रॉकेट पर सवार आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट शनिवार को कामयाबी से अलग हो गया और अपने सटीक ऑर्बिट में स्थापित हो गया है। अब 125 दिनों के सफर के बाद आदित्य L1 पॉइंट पर पहुंचेगा और सूर्य से जुड़ी जानकारी जुटाएगा। चंद्रयान 3 को लेकर इसरो ने बड़ी जानकारी दी जिसमें बताया गया कि प्रज्ञान रोवर ने अपना मिशन पूरा कर लिया है और रोवर ने शिव शक्ति लैंडिंग पॉइंट से 100 मीटर की दूरी तय की, जिसका इसरो ने लैंडर और रोवर के बीच की दूरी का ग्राफ भी शेयर किया और प्रज्ञान रोवर को चांद की सतह पर स्लीप मोड में पार्क कर दिया गया है। इसरो ने बताया कि इसमें लगे दोनों पेलोड को भी बंद कर दिया गया है और इन पेलोड से डेटा लैंडर के जरिए पृथ्वी तक पहुंचा दिया गया है। इसरो ने बताया कि रोवर की बैटरी पूरी तरह से चार्ज है और रोवर को ऐसी दिशा में रखा गया है कि 22 सितंबर 2023 को जब चांद पर अगला सूर्योदय होगा तो सूर्य का प्रकाश सौर पैनलों पर पड़े। इसरो ने उम्मीद जताई कि अब 22 सितंबर को रोवर फिर से काम करना शुरू करेगा। और उधर श्रीलंका के कैंडी में भारत और पाकिस्तान के मैच पर पानी फिर गया। भारी बारिश की वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच का मैच रद्द करना पड़ा और मैच रद्द होने की वजह से दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दे दिया गया, जिसके बाद 3 पॉइंट के साथ पाकिस्तान की टीम ने एशिया कप के सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर लिया। टॉस जीतकर भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 49 ओवरों में ईशान किशन ने 82 और हार्दिक पांड्या ने 87 रन की बदौलत 266 रन बनाए। पाकिस्तान के लिए शाहीन अफरीदी ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए, जबकि हरीस रऊफ ने 3। हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंछी को छाया नहीं, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। खड़ा कबीरा चौक पर मांगे सबकी है, खड़ा कबीरा चौक पर मांगे सबकी है। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर कबीरा, ना काहू से बहुत बहुत शुक्रिया।
थैंक यू सो मच। एक बार फिर से शुरुआत करने के लिए मैं आपके बीच में हाजिर हूं। भैया जी कहीं का प्रोग्राम ये, और जब आज की सुबह हुई तो यह मीटिंग में तय पाया गया कि बहुत जल्दी यहां से यह कारवां निकलने वाला है चुनाव के लिए। 24 बिल्कुल नजदीक है, उससे पहले 3 राज्यों के चुनाव हैं, और चुनाव में जैसा कि होता है कि भैया जी कहीं तमाम जगह घूमता है। इस बार तो मध्यवर्ती चुनाव, लोकसभा चुनाव है, तो पूरे देश में जैसा मैंने कहा कि हाँ, कहां जाएगा, कारगिल से जाएगा, चेन्नई तक जाएगा इस बार। और पूरा शो का जो थीम है, जो शो की जो रूपरेखा है वो तय हुई, और 26 मई के आसपास दोबारा मैं आपको यहां दिखाई पड़ूंगा। एक लंबा टूर है, आता रहूंगा, बीच में शो करता रहूंगा, यहां पे आना जाना रहेगा मेरा, लेकिन एक लंबा टूर है। 26 मई 2024 के आसपास फिर से मैं यहां पे, नहीं इतना लंबा नहीं जाएंगे, परेशान मत होइए, नहीं तो बहुतों के तो खाना पीना छूट जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा। तो इतना लंबा नहीं जाएंगे, आता रहूंगा, बीच बीच में आता रहूंगा। लेकिन हाँ, वो कवायद शुरू हो गई है। सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज में ही कवायद शुरू नहीं होती, वो लेखा जोखा नहीं शुरू होता। टेलीविजन, गरीब आदमी का बताते हैं, अभी 2 मिनट दो, गरीब आदमी का क्या होगा, अभी 2 मिनट दो, गरीब आदमी का बताता हूं। तो ये चुनाव की प्रक्रिया है जिसमें तमाम सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, और टेलीविजन की दुनिया में भी यही है। एक सवाल किसी ने पूछा क्या, किसी ने बात रखी कि गरीब आदमी का क्या होगा, और चुनाव पे बात कर रहा था मैंने कहा कि रुकिए भाई, मैंने यही बात कही कि 60,000 करोड़ एक छोटा सा आंकड़ा है जो रखा गया मशीनों का, मशीनरी का, उसके रखरखाव का, उसकी मेंटेनेंस का, इसमें खर्चा जुड़ा नहीं है। 2019 का बता रहा हूं कि 60,000 करोड़ से ज्यादा का चुनाव खर्च हुआ। और जो कर्नाटक का चुनाव अभी हुआ है, 2019 में मध्यवर्ती चुनाव हुए, एक मोटा आंकड़ा यह है कि कर्नाटक देश का सबसे महंगा चुनाव हुआ जो राज्य का चुनाव हुआ था। वो जो मेरे पास आंकड़े आते हैं वही रखता हूं। आखिर गरीब आदमी का क्या होगा अगर पैसा रुकता है। अब आप ये सोचेंगे कि ये मेरी दिमाग की करामात है, मैंने वहां से जोड़ दिया। पॉलिटिकल पार्टी कहती है, एक आम आदमी पार्टी कहती है, देश में एक साल में 20 चुनाव होने चाहिए, हर समय चुनाव ही होते रहने चाहिए। हाँ जी, नहीं बोले कि विकास उसी के साथ होगा, चुनाव जैसे जैसे होगा वैसे वैसे विकास होगा। जी, कहां से आना हुआ साहब? सर, फर्रुखाबाद यूपी। फर्रुखाबाद यूपी, आलू वाली जगह से आए हैं आप, क्या बात है। फर्रुखाबाद में आलू सबसे ज्यादा। एक मिनट बहन, मुझे मालूम है आप कानपुर से हैं। जी सर, चुनाव अगर साल में 20 बार होने चाहिए तो हफ्ते में 4 शनिवार होने चाहिए। हमें कपिल शर्मा का शो बंद हो गया तो केजरीवाल का ही शो देखते हैं। वैसे हकीकत ये है कि चुनाव साल में 5 साल में एक ही बार होने चाहिए। इससे पैसे बचते हैं, प्रोग्रेस होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, देश की तरक्की होगी। अगर हम विकसित देश बनना चाहते हैं तो चुनाव 5 साल नहीं 10 साल में एक बार होना चाहिए। चुनाव में बहुत खर्चा होता है। नहीं, बंद नहीं करा सकते भैया, ऐसा ना करा। भाई साहब, आपका नाम क्या है? अनूप मिश्रा। वो तो मैं समझ गया था, आप फर्रुखाबादी हैं, ये तो मुझे समझ में आ गया था। तो काम क्या करते हैं आप साहब? सर, मैं आलू काम करता हूँ, इसीलिए आया हूँ। पक्का आलू का काम करते हैं? उससे शो के बाद जरूर मिलिएगा। ऐसा नहीं कि मैं आलू की दुकान खोलने वाला हूं ऐसा कतई नहीं है। लेकिन आप यकीन मानिए, मेरी नजर यही खोजती रहती है, और मैंने कुछ खोज लिया इतनी देर में। मुझे शो के बाद जरूर मिल के जाइएगा, क्योंकि भीड़ होती है। 40 सेकंड बस आपसे बात करेंगे। जी, मैं आऊंगा। जी, बोलिए। जी, देखिए, मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि जो चुनाव 5 साल में एक होना चाहिए, इसका समर्थन करता हूं। मगर हाल ही में मोदी साहब ने एक नया रूल ला दिया हमारे सोसाइटी में कि आप 2 चुनाव चढ़ने के बाद लगातार तीसरा चुनाव नहीं गैप करना पड़ेगा। इसी तरह कौन सा चुनाव? हमारे सोसाइटी समिति का, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का चुनाव होता है, अगर आप चेयरमैन हो, 2 बार रह गए हो, तो तीसरा बार आपको गैप करना पड़ेगा। तो क्यों नहीं इस तरह संसद में भी, लोकसभा विधानसभा में 2 बार जीतने के बाद उनको गैप करना चाहिए। लगातार नहीं होना चाहिए, लगातार। ठीक है, एक बात आपकी मैंने ले ली। जी, ये बोलना चाहती है फिर? देखिए, ये जितनी भी विदेशी आक्रांताएं जो काम नहीं कर पाई ना। एक मिनट भाई, आप देखिए, सुनिए मेरी बात। एक मिनट,
तमाम विदेशी आक्रांताएं पाकिस्तान और चाइना जैसा काम नहीं कर पाई ना, वो ये जो नया ठगबंधन बना है ना, ये सारा बीड़ा उसने उठा लिया है। ये जो दो भस्मासुर आए हैं, एक तमिलनाडु से और एक यूपी से, ये स्वामी प्रसाद मौर्य, इन्होंने सनातन धर्म पे आघात करके अपने ऊपर ही हाथ रख दिया और जल्द से जल्द भस्म होने वाले हैं, क्योंकि लाखों आए लाखों चले गए, इस मिट्टी में मिल गए, किसी की हिम्मत नहीं हुई सनातन धर्म की ध्वजा कोई नीचे कर पाए। और ये वही सोच के लोग हैं, ये जो केजरीवाल साहब हैं, आप सोचिए, ये इन्होंने अपने गुरु अन्ना की टोपी उछाल दी, इन्होंने अपने दोस्त जो कुमार विश्वास है उनको ठग लिया। अरे बच्चों की तू झूठी कसमें खा ली, जो कहते थे मैं कोई सुख सुविधा नहीं लूंगा, जिस समय जिनके मोहल्ला क्लिनिक कहते थे कि हम बिस्तर के बना रहे हैं, कोविड में लोग त्राही त्राही मर रहे थे दिल्ली में, और ये 45 करोड़ का शीश महल बना रहे थे। जी मैं बिल्कुल मैं आ रहा हूँ, आराम से मुझे मालूम। हाँ जी, हाँ एक मिनट रुकिए। हाँ जी, क्या हुआ? जब विपक्ष को शांति नहीं है तो क्यों आगे आके बोलते हैं? जब बोल रही हैं भाजपा लगता था, विपक्ष वाले को क्या जरूरत है आगे के चिल्लाने? नहीं, वो विपक्ष वाला कहता मुझे मौका कम मिलेगा। नहीं, मिलना चाहिए भैया जी, विपक्ष को भी मौका मिलेगा। बिल्कुल बोलिए भाई, विपक्ष को मौका लीजिए। देखिए, जब से इंडिया का अलायंस हुआ है तब से प्रधानमंत्री अपने हाथ देख के घबरा गए। 9 साल सरकार चलाने के बाद प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए रोजगार कहाँ है, महंगाई कहाँ है, बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य, उसमें बात नहीं करते। लेकिन प्रधानमंत्री अडानी के घोटाले को छुपाने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन का शिगुफा ले आते हैं। 9 साल से इनको याद नहीं आई, जब चुनाव होने वाला है सिलेंडर को 200 रुपए कम करके वन नेशन वन इलेक्शन। अरे भाई बताओ, 15 करोड़ रुपए कहाँ है? बताओ, 18 करोड़ युवाओं को रोजगार कहाँ है? अडानी के भ्रष्टाचार पे कार्रवाई कब होगी? देखिए, मैं रिपीट कर रहा हूं, देखिए आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा लिखित माफीनामा मांगने वाला आदमी का नाम दुनिया में कोई पॉलिटिकल आदमी है तो उसका नाम है अरविंद केजरीवाल, जिसने सबसे ज्यादा लिखित माफीनामा मांगा। जो सबसे ज्यादा अपनी बातों से पलटा उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। ये केजरीवाल वो व्यक्ति है जिसने अपने नन्ना को छोड़ा, ना अन्ना को छोड़ा, पर्सनल बातें से आगे आएंगे, ना जमुना के पानी को छोड़ा, ना नानी को छोड़ा। यही अपनी नानी ने मना किया था राम मंदिर बनवाने के लिए, और आज वही लोगों को लेकर जाते हैं। अरविंद केजरीवाल जब लोग कोरोना में मर रहे थे तो अपना शीश महल बनवा रहे थे, ठीक कर रही थी बहन, बिल्कुल। और ये सत्य तथ्य सामने आ चुका है। और अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति हैं जो भारतीय राजनीति में एक अविश्वसनीय चरित्र है। और ये जो घमटिया गठबंधन आज है, इसने जो सनातन संस्कृति पे हमला किया है, खेल मंत्री ने, तमिलनाडु के खेल मंत्री ने घमंडिया के खेल को खोल के रख दिया है। अब एक एक व्यक्ति सोया हुआ सनातन चैतन्य है, सजग है। वो दौर कुछ अलग था, ये दौर कुछ अलग है। आज ये सनातनी समाज जागा हुआ समाज है। ये आपको जी, ये चंदा चोर अगर इस तरीके की बातें करेंगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरी बात, गरीब की थाली से 65%। अरे किसका चंदा चोरी किया भाई? कौन क्यों? राहुल गांधी ने क्या कहा था? राहुल गांधी ने क्या कहा था? ये बहन हमारी महिला है। राहुल गांधी ने कहा था मैं आपका क्लैरिफिकेशन ले लूंगा जी, वहीं पे यहीं पे। देखिए, गरीब की थाली से 65% इन्होंने भोजन छीन लिया है। गरीब के लोगों का लगातार इन्होंने कमर तोड़ने का काम किया है। और ये फिर आकर इस तरीके की बात करते हैं। चुनाव एक समय में यही लोग आके कहते थे मोदी जी तो 365 दिन जो है चुनावी मोड में रहते हैं। आज अचानक से उनके दिल में क्या ऐसा जाग गया जो ये कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन? ये साफ तौर पर अगर जाग गए तो मतलब मान लेने में अगर अच्छी बात है तो मान लेनी चाहिए। पूछ रहे ना, 9.5 साल तक वो कहाँ सो रहे थे? 9.5 साल तक वो क्यों नहीं 2018 में क्यों नहीं लागू किया? क्या कर रहे थे? जी, देखिए, बात अभी भाई साहब ने शुरू की उदयनिधि की। किसी में से यहाँ जितने उपस्थित है विपक्ष INDIA के, किसी के मुंह से ये तक नहीं निकला कि हम उनका विरोध करते हैं, उन्होंने गलत कहा। ये तो इनका हाल है। और आप प्रतीक जी, आप एक बात हमेशा कहते हैं, मैं आपकी बात को पूरी नहीं आपकी बात ठीक है। नहीं पहले मैं आपकी बात करती नहीं, गलत बात है ये, गलत बात। प्रतीक जी, आंकड़े अगर गलत हो तो बोलिएगा। अप्रैल में इनके सरकारी स्कूल में 2 बच्चों के साथ समर कैंप में रेप हुआ। 4 महीने तक इन लोगों ने उस घटना को एक मिनट रुक जाइए। मेरा नाम यशके तिवारी यूपी गोंडा है। मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा। अरे तिवारी जी आगे। अरे वही यशके तिवारी। मैं कहना चाहता हूँ, न तख्त बदलेगा और न ताज बदलेगा। तुम चमचो ये मत भूल में रहना कि 2024 में मोदी जी का राज बदलेगा। इस देश के अंदर उग्रवाद, नक्सलवाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देने देगा। जो जिस भाषा में
समझेगा उस भाषा में उसको जवाब भी देंगे। एक मिनट, आराम आपको आऊंगा, मैं आऊंगा जी। भैया जी मेरा एक सवाल है कि आधे घंटे से डिबेट हो रही है, वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, वन नेशन वन एजुकेशन की बात हो रही है, लेकिन वन रैंक वन पेंशन की बात क्यों नहीं हो रही है? 2014 से मोदी जी जब आए थे तब उन्होंने बोला था कि मैं आते ही वन रैंक वन नेशन वन रैंक करूंगा, लेकिन मेरे पापा एक सर्विसमैन है, आज भी जो आज रिटायर हो रहे हैं वो पेंशन ज्यादा पा रहे हैं। मेरे पापा 10 साल पहले रिटायर हुए थे, आज भी उनसे कम पा रहे हैं। आप बताइए ये किसकी गलती है? भाजपा की गलती है कि कांग्रेस की गलती है? तू बताओ किसकी गलती है? ये मोदी जी ने वोट एक सर्विसमैन वालों का लिया था, इसी बात पे लिया था कि मैं 2014 में आऊंगा। तो वन रैंक वन पेंशन किया इन्होंने? नहीं किया, अभी लागू ही नहीं हुआ है, वो अभी लागू नहीं हुआ है। वन नेशन वन रैंक अभी जो लागू किया था वो अभी नहीं, अभी लागू ही नहीं हुआ। अच्छा ठीक, मैं एक मिनट रुको। हाँ जी बोलिए। मैं भोपाल से आया हूँ सर। भोपाल से, क्या नाम है साहब आपका? भारत भूषण तिवारी। भारत भूषण जी, मैं आ रहा हूँ वहाँ पे, क्या हुआ? अच्छा हम क्या कोई बीमारी बात है जी? मध्य प्रदेश में चुनाव, अरे रुको, और ये देश की बात चल रही है यहाँ पे। मैंने देखा है नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति और शिवराज सिंह चौहान जैसे व्यक्ति एक नंबर के छूटे। शिवराज सिंह चौहान ने अभी भरे मंच पर भी कुछ दिन पहले कार्यक्रम हुआ था मध्य प्रदेश में, लाइव डिबेट में श्वेता जी और रंजना जी के सामने बोला कि श्वेता जी ने क्वेश्चन करा कि महाकाल लोक किसके कार्यकाल में हुआ, तो उन्होंने वहां पे सभी झूठ बोला कि हमने बनवाया है, कमलनाथ जी के कारण वो मंदिर बना था। और पूरा मंदिर महाकाल लोक सेवा आप जाएंगे तो पता चलेगा आपको, वहां पे महाकाल लोक का पूरा पैसा कमलनाथ कॉरिडोर जो बना तो महाकाल पूरा खर्चा वहां पे कमलनाथ जी की सरकार। तो वो ये बाद में सुनिए, एक मिनट सुनिए, तो वो जो बाद में वो जो मूर्ति लगी थी वो जो उड़ गई थी, वो लगाया तो कमलनाथ जी के समय लगी। सवाल का जवाब देते जाना पूरा। सरकार गिरी, उसके बाद इनके हैंड ओवर हुआ, इन्होंने इतना घटिया कार्य करा कि एक शिव जी की घटिया मूर्ति लगाई और वो गिर गई, वो दिखती है। अभी मध्य प्रदेश में थोड़ी सी बारिश होती है। ठीक, देखिए अंत में एक ही बात कहूंगा, इन जुगनुओं की फौज से नरेंद्र मोदी जैसे सूरज को कोई टक्कर नहीं मिलने वाला है। देश आगे बढ़ रहा है, विश्व गुरु बन रहा है, न चारा न घोटाला देश में है, जनता का बोलबाला 2024 में फिर इस देश का है नरेंद्र मोदी रखवाला। जी देखिए, ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से हार रहे। उस बिना बुरा मान जाते, अरे हम जनता है तो आप बोल रहे बोले हम तो जनता हैं और आप जनता की बात से बुरा मान जाते हैं, आप मेरी बात काट देते हैं। आए अल्लाह, क्या सफेद रूप पाया है जनता ने। बोलिए, इसलिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का चुनाव कैंसिल करा करके लोकसभा के साथ कराना। नहीं, कैंसिल नहीं हो सकता। सुन लीजिए, अभी ड्राफ्ट बना नहीं, इसलिए कोई किसी को नहीं पता है। अच्छा, किसी को नहीं पता, आप ही को पता कि क्या होने वाला है। और अटल जी कहते थे कि कोई भी बिल संसद में लाने से पहले पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पास कराना जरूरी है। यह है लोकतंत्र देश का। और आज क्या लोग राष्ट्रीय कार्य समिति बतावे कि उसको पता है कि देश में कौन सा बिल आने जा रहा है? भाजपा की राष्ट्रीय कार्य समिति से मैं पूछना चाहता हूं कि उनको पता है कि कौन सा बिल आने जा रहा है? जी क्या नाम है साहब आपका? राम गांधी। क्या? राम गांधी जी, राम गांधी जी बोलिए। जो बच्ची बोल रही थी उस दिन, ये कांग्रेस में है। मैं कांग्रेस को तब से जानता हूँ, राजीव गांधी और संजय गांधी जब पढ़ने आते हैं मोरिस नगर में, और ये जो नॉर्थ ब्लॉक में दिया है ना, ये जो अभी ये जो आपका ये जो क्या नाम है, सर बात मुद्दा जो है फटाफट कहिए। रुको, मुद्दा ये है कि अभी स्टालिन ने जो बोला था ना, स्टालिन ने जो बोला, उनके बेटे ने जो मैं सिर्फ बीजेपी को छोड़ दो, बीजेपी तो कुछ बोल ही नहीं सकती ना, ये बीजेपी बोलती तो बहन हम कहाँ के कहाँ होते। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जितनी भी पार्टी, ये आप पार्टी खड़ी है, इसमें हिंदू नहीं है क्या? नीतीश कुमार की पार्टी में हिंदू नहीं है क्या? उसका जो कांग्रेस में हिंदू नहीं है क्या? मेरे को एक भी आदमी ये बता दे कि बोला हो बहन उसने गलत। तौबा मेरी, ये दिल्ली जो है ना, बगैर बात करे आगे सफिक्स और प्रीफिक्स लगाए बात ही नहीं करती। बाबूजी बोले आप घर में कैसे बात करते हैं? नहीं बाबूजी, नहीं, बच्चे मेरे प्रोग्राम देखते हैं। बाबूजी मैं माफी मांगता हूँ आपसे, मैंने थोड़ा सा बाबूजी थोड़ा सा अभ्यास करिए, नहीं तो उन्हें गड़बड़ हो जाए। क्या नाम है सर? सभी राजनीतिक पार्टी। क्या नाम है? शेखर उपाध्याय। कहाँ से आए? सर बदायूं, उत्तर प्रदेश से। ये अंदर कैसे आ गए तुम?
अंदर कैसे आए? पहले तुम अंदर क्या काम करते हो? सर मैं मीडिया में जॉब करता हूँ। तुम पहले 40 साल तपस्या करोगे बाहर, उसके बाद आओगे। मोदी जी से मैं यही कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री से मैं यही अपील करना